हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का अपना टॉपिक समास करेंगे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली जो हिंदी बेस्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम हो, उसके अंदर समास में से ज़्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। चलिए समझिए, सबसे पहले समास है क्या? समास शब्द का अर्थ क्या है? समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त, या आप कह सकते हो संक्षिप्तीकरण। तो समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। अब संक्षिप्त का मतलब क्या है? समास यानी कि संक्षिप्त, संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप। जब कोई वस्तु यानी कि कोई भी शब्द है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम सिकोड़ देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास। जैसे अब मैं कहूँ राजा का पुत्र, तो यहाँ राजा का पुत्र 3 शब्दों से ये मिलकर बना है, लेकिन अगर मैं इनको संक्षिप्त में कर दूं तो इसको हम क्या कहेंगे? राजपुत्र। तो ये जो छोटा करने की प्रक्रिया है, एक तरह से इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण करना, किसी चीज़ को छोटा कर देना। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है समास का जो ये मीनिंग है, समास का मीनिंग क्या है? संक्षिप्त। तो जो संक्षिप्त है इसका विलोम क्या होगा? तो संक्षिप्त का जो विलोम है वो क्या होता है? विस्तार। तो यानी कि संक्षिप्त मैंने छोटा कर देना, विस्तार यानी कि किसी चीज़ को फैलाकर बड़ा कर देना, बड़े रूप में उसको बताना। तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था राजा का पुत्र, तो ये क्या है? मैंने उस शब्द को विस्तार से बताया। लेकिन अगर मैं उसको राजपुत्र कहूँ तो वो उसका संक्षिप्तीकरण किया है, यानी कि उस चीज़ को छोटा किया है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। अब समास की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है, या आप कह सकते हो जो विकार होता है। विकार यानी कि परिवर्तन होता है, उसे समास कहते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है, यानी कि हमने 2 या 2-3 शब्द जो थे उनको जोड़कर एक शब्द के अंदर कन्वर्ट कर दिया, वही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। समास के अंदर 2 पद होते हैं। जो समास है उसके 2 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समास के 2 पद हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे मैंने अभी शब्द बोला था राजपुत्र, तो ये जो राजपुत्र शब्द है 2 पदों के मेल से बना है। 2 पद यानी कि हम 2 शब्द कहेंगे। तो कौन सा? जैसे जो राज है वो अलग रहेगा और पुत्र है वो अलग रहेगा। राज शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि जो राज है वो हमारा है पूर्व पद। राज क्या है? पूर्व पद। और पुत्र क्या है? उत्तर पद। पूर्व पद कहें या पहला पद कहें, दोनों का मीनिंग एक है। उत्तर पद कहें या बाद का पद, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो क्लियर होगी बात? तो पूर्व पद यानी कि पहला और उत्तर यानी कि बाद का, या जिसको हम पिछला कह सकते हैं, वो है। हर समास के अंदर 2 पद होना कंपलसरी है, यानी कि जो समास है वो 2 पदों के मेल से ही बनता है। अब हम आगे देखते हैं। राजपुत्र पहला और दूसरा, यानी कि पूर्व और उत्तर पद। अब इन पदों के आधार पर जो पूरा समास का टॉपिक हमारा है वो डिपेंड करता है। कहीं पहला पद प्रधान होगा, कहीं दूसरा पद होगा, कहीं दोनों पद भी प्रधान होंगे। तो वो हम इस टॉपिक के अंदर अभी सीखेंगे। उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। क्या कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है समासिक पद, तो वो समासिक पद या समास विग्रह होता क्या है? समासिक पद यानी कि समासिक प्रक्रिया से, समासिक प्रक्रिया से जो शब्द बनते हैं
सामासिक प्रक्रिया से जो शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक पद कहते हैं। उन्हें सामासिक पद कहते हैं। जैसे हम कहें बंधन मुक्त, मैंने कहा बंधन मुक्त, तो इसका अर्थ क्या है? बंधन से मुक्त। बंधन मुक्त कहें या बंधन से मुक्त कहें, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर ये क्या है, उसको शब्द को विस्तार से बताया है लेकिन इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया है। मीनिंग सेम है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो जो छोटा करने की प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। इस प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। एक होता है समास का विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? जैसे ये सामासिक पद है और ये इसका विग्रह है, यानी कि किसी भी शब्द को हम विस्तार से बताएं वो उसका सामासिक उसका समास का विग्रह होगा। अब हम आगे देखते हैं समास होते कितने प्रकार के हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद हैं। अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद हैं। आप लोगों को यहाँ एक मेन चीज़ नोट करनी है कि अर्थ के आधार पर कितने? 6 भेद हैं। लेकिन अगर बात हो पदों की तो पदों के आधार पर जो समास के भेद हैं वो सिर्फ 4 रहेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे। पहले ये देखिए, अर्थ के आधार पर समास के जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा हमारा रहेगा द्वंद्व समास। और छठा रहेगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि नहीं होगा, बहुव्रीहि। पहले ब आएगा उसके बाद व, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा। बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है अर्थ के आधार पर समास के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। लेकिन अगर बात हो किसकी? पदों की। कौन से पद? जो थोड़ी देर पहले हमने पहला और बाद का, यानी कि प्रथम और उत्तर, यानी कि पूर्व और उत्तर पद बात की थी जिसके बारे में, अगर उनके आधार पर पूछा जाए तो समास 4 प्रकार के हैं। तो ये आप नोट डाउन करेंगे। अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद हैं, लेकिन किसके आधार पर? पदों की प्रधानता के आधार पर। समास के 4 भेद हैं, यानी कि जो हमारा समास है वो 4 प्रकार का है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है पूर्व पद कहें या पहला पद प्रधान समास। पूर्व पद या पहला पद प्रधान समास वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। वो कौन सा रहेगा? अव्ययी भाव समास। दूसरा है उत्तर पद, यानी कि बाद का पिछला पद प्रधान समास। इसके अंदर कौन कौन से समास आएंगे? सबसे पहले हम डालते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा रहेगा कर्मधारय और तीसरा रहेगा इसी के अंदर द्विगु समास। तीसरा कौन सा रहेगा? द्विगु समास। तो क्लियर है बात? यानी कि तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु के अंदर, इन तीनों के अंदर ही उत्तर पद प्रधान है। उत्तर यानी कि बाद का, यानी कि पिछला पद प्रधान। तीसरा है दोनों पद प्रधान समास, यानी कि ऐसा कौन सा समास है जहां दोनों पद प्रधान होंगे, और वो होगा हमारा द्वंद्व समास।
वो कौन सा रहेगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी कि हम कह सकते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या है? दोनों पर जैसे हम कहते हैं ना प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? कंपटीशन में क्या होता है? दोनों पद यानी कि जो दोनों कैटेगरी हैं सामने जो लड़ाई के लिए है या किसी भी तरह के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, दोनों का मतलब क्या है? वो इक्वल होंगे। इक्वल क्या? जब भी प्रतिस्पर्धा होती है तो दो सामने वाले हैं वो बराबर के होते हैं, तो बराबर के हैं तो यानी कि दोनों पद प्रधान समास कहते हैं। चौथा है दोनों पद अप्रधान समास, यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला ना दूसरा, लेकिन जो मेन बात हमारी रहेगी वो क्या रहेगी? यहाँ पर दोनों पद अप्रधान हैं, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे विशेष पद प्रधान, तो तीसरा ब्रैकेट में यहाँ लिखती हूँ, यानी कि तीसरा या विशेष पद प्रधान, तो वो कौन सा होता है? जिसके अंदर कोई तीसरा यानी कि विशेष पद प्रधान होता है, वो रहता है बहुव्रीहि समास। वो कौन सा है? बहुव्रीहि समास। इसको आप एक तरह से सर्वे सर्वा कह सकते हो। ये सारे समास का हेड है, जो कहीं नहीं जाता, जिसका विग्रह कहीं किसी भी रो में नहीं होता, तो वो बहुव्रीहि समास के अंदर जरूर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। तो जो बहुव्रीहि समास है वो सर्वे सर्वा है, यानी कि पूरे समास की जड़ है। तो अब हम एक बार दोबारा देखेंगे, अर्थ के आधार पर समास के कितने भेद होंगे? 6 भेद। अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर हम बात करें पदों की प्रधानता के आधार पर, तो पद कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद, जहाँ पहला और दूसरा पद प्रधान होता है उसके आधार पर। तो जहाँ पहला पद प्रधान होगा वो समास कौन सा रहेगा? अव्ययी भाव समास। जहाँ उत्तर पद बाद का पद प्रधान होगा वो कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु समास। तीसरा है यानी कि दोनों पद प्रधान समास, वो होंगे द्वंद्व समास में, जहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की तरफ संकेत करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। चलिए अब हम अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम अव्ययी भाव समास कर रहे हैं। अब समास का जो पहला पार्ट है यानी कि पहला भेद अव्ययी भाव समास, वो है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास करने से पहले ये समझते हैं अव्यय होता क्या है। अव्यय होगा क्लियर तो ही अव्ययी भाव समास हमें समझ में आएगा। और एक बात का और ध्यान रखें, हर शब्द के अंदर समास हो ये कभी भी जरूरी नहीं होता। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि समास का मतलब ही क्या है? संक्षिप्त, छोटा करना। यानी कि कोई चीज़ बड़ी होगी तभी तो वो छोटी होगी, जो पहले से ही छोटा है उसको कभी भी हम और छोटा नहीं कर सकते, ये जरूरी नहीं है। तो देखते हैं अव्ययी भाव यानी कि अव्यय क्या है। अव्यय का मतलब होता है अविकारी। पहले इसको एक बार समझें, फिर अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग बात करेंगे। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण नहीं होता, यानी कि मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय यानी कि अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय कहें या अविकारी, दोनों का मतलब एक ही होता है। वो कौन से शब्द होते हैं जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होता? सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं, जैसे ऐसे शब्द जो
ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर दे। यानी कि एक बिल्कुल आसान शब्दों में हम कहें जो, यानी कि ऐसे शब्द होंगे जो किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ेंगे, यानी कि बहुत सारे शब्दों के साथ वो जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें यथा, हर, भर, प्रति, बे, अनु, आ, ये शब्द हैं, यानी कि जिसको हम उपसर्ग के रूप में भी काम कराते हैं, उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब जैसे यथा है, यथा से हम शब्द बनाते हैं यथा संभव, यथा मति, यथा कर्म, यथा संदेह, यानी कि बहुत सारे शब्द बनते हैं। हर के आगे हम शब्द जोड़ देते हैं, हर रोज, हर दिन, हर माह। प्रति से भी शब्द बनते हैं। तो यानी कि एक तरह से ये जो शब्द हैं इनके ऊपर किसी भी लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो क्लियर है अव्यय का अर्थ क्या है। अब अव्ययी भाव समास क्या है वो हम समझते हैं। तो देखिए अव्ययी भाव समास कौन से होंगे, यानी कि परिभाषा मैं आपको देती हूँ। जहाँ पूर्व पद प्रधान हो और वह एक अव्यय हो, पहला पद प्रधान होगा और वह एक अव्यय यानी कि अविकारी शब्द हो, अव्यय हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए तो क्लियर है बात। तो अव्ययी भाव समास का अर्थ क्या है? जहाँ पूर्व पद प्रधान हो, यानी कि पहला जो पद है वो मुख्य हो और जो उत्तर पद है वो गौण हो, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अविकारी और अव्यय होते क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोनों में एक ही मीनिंग है, डिफरेंस क्या कोई भी नहीं है। कौन से शब्द हैं, यानी कि अव्ययी भाव समास की पहचान कौन सी है? कहाँ अव्ययी भाव समास होता है? यथा, हर, भर, प्रति, बे, अनु, आ, और एक होता है यावत, या हम कह सकते हैं पुनरावृत्ति। यथा, हर, भर, प्रति, बे, अनु, आ, यावत और पुनरावृत्ति, ये शब्द जहाँ होंगे, पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? एक ही शब्द सेम मीनिंग के साथ दो बार आ जाए एक ही मीनिंग के साथ, तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। और जहाँ ये शब्द होंगे, ये इसकी पहचान है किसकी? अव्ययी भाव समास की, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होना ही होना है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण कौन से हैं किसके? अव्ययी भाव समास के। चलिए अब हम करते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे अभी मैंने बताई थी पहचान, कौन कौन सी? यथा, हर, भर, प्रति, बे, अनु, आ, यावत और पुनरावृत्ति, ये हम अभी देखते हैं। अब जैसे यथा शब्द है तो यथा से क्या बनता है? हम कहें यथा शक्ति, यथा विधि, यथा कर्म, यथेष्ट, यथा संभव, कितने भी शब्द बना दीजिए। तो जैसे यथाशक्ति का ये क्या है? समस्त पद, समासिक पद। इसका विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का मतलब क्या है? शक्ति के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। अगर होता यथा संभव तो हम क्या कहते? संभव के अनुसार नहीं कहते, तो हम क्या कहते? जहाँ तक संभव हो, जितना संभव हो। जैसे मैं कहूँ मैं आपका कार्य करने के लिए यथासंभव प्रयास करूँगी, तो यानी कि मुझसे जितना होगा तो वो उसका मीनिंग होगा। तो ये क्या है? देखिए ये तीन शब्दों से मिलकर बने हैं, यानी कि ये विस्तार से हैं और इनको हमने क्या कर दिया यहाँ पर? संक्षिप्त, छोटा। तो यही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समास कहलाती है। आगे देखिए अब है जैसे हर।
हर से कौन से शब्द बनते हैं? हर रोज, हर वर्ष, हर माह, या हम कहें हर एक। तो हर रोज का अर्थ क्या होगा? रोज रोज। जैसे हम कहें भाई मैं ये कार्य रोज रोज नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं रोज रोज कहें या हर रोज कहें। हर वर्ष, हर वर्ष का मतलब क्या है? प्रतिवर्ष। और प्रतिवर्ष का ही अर्थ क्या होगा? वर्ष वर्ष। एक तरह से पुनरावृत्ति भी हो रही है शब्दों की, हर भी आ गया और प्रति भी आ गया, जो हमारी अव्ययभाव समास की पहचान भी है। हर एक, हर एक का मतलब क्या है? प्रत्येक। और प्रत्येक का मतलब क्या है? एक एक। इसका अर्थ क्या होगा? प्रत्येक का अर्थ क्या होगा? एक एक। यानी कि हम कहें हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखना है, तो हर एक यानी कि प्रत्येक, और प्रत्येक यानी कि एक एक। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा भर। भर से कौन से शब्द बनते हैं? भर से कौन सा शब्द बनता है? जैसे हम कहें भरपेट, भरपूर, भरसक। अब भरपेट का अर्थ क्या होगा? पेट भर के। मैं पेट भर के बोलूं या भरपेट कहूं, दोनों का मीनिंग एक ही है। भरपूर यानी कि पूरी मात्रा में, भरपूर पूरी मात्रा में, भरसक पूरी मात्रा में। तो इनका अर्थ क्या हुआ? यानी कि हमारा जो पहला पद है भर, भर से शब्द जुड़कर नए शब्दों का निर्माण हो रहा है, और ये क्या है? पहला पद प्रधान होने के कारण, यानी कि पहला पद अव्यय होने के कारण कौन सा समास बन जाता है? अव्ययभाव समास बनता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बात करते हैं प्रति की। प्रति और हर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम कहें प्रत्येक, हर एक, दोनों का अर्थ एक ही रहेगा। हम कहें प्रतिवर्ष या हर वर्ष कहें, दोनों का अर्थ एक रहेगा। हम कहें प्रतिपल या हर पल, दोनों का अर्थ ही एक ही है। तो प्रति और हर दोनों ही शब्द एक ही, यानी कि अव्ययभाव समास से जुड़े हुए हैं। अगला है हमारा जैसे बे। बे से कौन से शब्द बनते हैं? जैसे मैं कहूँ बेपरवाह, बेसमझ, बेअकल, या हम कहें बेकार, ये शब्द हैं। इनके आगे हमने क्या लगाया? बे। अब बे का अर्थ होता है बिना। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जहाँ बे जुड़ जाता है एक तरह से वो उर्दू का यानी कि हिंदी का शब्द नहीं होता, वो उर्दू भाषा से जुड़ा होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं बेपरवाह। तो बेपरवाह का अर्थ क्या होगा? बिना प्रवाह के। बेसमझ, बिना समझ के। हम कहें बेअकल तो बिना अकल के। बेखटके तो बिना खटके, यानी कि बिना खटक के, बिना आवाज़ के। इस तरह से बेकार, बेकार का मतलब बिना कार के, यानी कि यहाँ अर्थ ये नहीं है जिसके पास कार नहीं है वो बेकार है, नहीं। यहाँ कार का अर्थ क्या है? कर्म, यानी कि काम। तो यहाँ विग्रह क्या बनेगा? बिना काम के। तो यहाँ जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? बिना काम के। तो क्लियर है बात? आगे देखिए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यथा, हर, भर, प्रति, बे। अब हम आगे चलते हैं। जैसे बे के बाद बारी आती है अनु से, आ से और यावत से शब्दों की। चलिए देखते हैं। अनु, अनु से हम शब्द बनाते हैं अनुरूप, अनुकूल। चलिए देखते हैं। अनुरूप, अनुकूल। अनुरूप का अर्थ क्या है? रूप के अनुसार। आप रूप के योग्य भी कह सकते हैं। अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या है? स्थिति के अनुसार। अनुकूल का मतलब क्या होगा? स्थिति के योग्य या स्थिति के अनुसार। अगला हमारा शब्द है आ। आ से किन शब्दों का निर्माण होता है? जैसे आजन्म, आजीवन, आमरण, आसमुद्र, ये शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। आजन्म, आजन्म का अर्थ क्या होता है? जन्म से लेकर
या हम जन्म से पहले कह सकते हैं। ये कम यूज होता है, लेकिन जन्म से लेकर, आजन्म का अर्थ क्या होगा, जन्म से लेकर। आजीवन, आजीवन का अर्थ क्या होगा, जीवन भर। आमरण, मरने तक। जैसे हम कहते हैं ना भाई किसी ने, या हम कहें कोई भी नेता है उसने आमरण अनशन किया है, यानी तक, मरने तक। आ का मतलब यहाँ क्या रहेगा, तक रहेगा। हमारा अगला शब्द है यावत। यावत है, ये संस्कृत का है, संस्कृत के अव्यय के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो एक शब्द है इससे बनता है जो यावत जीवन, या हम कह सकते हैं यावत जीवनम। अब यहाँ आपको एक छोटी सी बात समझ में लानी है, देखना है उसको थोड़ा सा ध्यान से। यावत संस्कृत के अकॉर्डिंग है और आ दोनों का अर्थ एक ही है। हम आजीवन कहें या हम यावत जीवनम कहें, दोनों का मीनिंग एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आजीवन कहें या यावत जीवनम, दोनों का जो अर्थ है, विग्रह है, वो क्या बनेगा, जीवन भर बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही मीनिंग को शो करते हैं। आगे चलिए, अब बात करते हैं पुनरावृत्ति की। पुनरावृत्ति का अर्थ क्या है, एक ही शब्द का सेम मीनिंग में रिपीटेशन हो जाना, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आना। तो वो कौन से शब्द होंगे वो और देखेंगे। जैसे हम कहें रातों रात, बीचों बीच, गांव गांव, या हम कहें पल पल। अब ये शब्द हमने लिखे हैं, इनको देखिएगा। रातों रात, रातों रात का विग्रह क्या होगा, रात ही रात में। रातों रात का विग्रह क्या होगा, रात ही रात में। बीचों बीच, इसका विग्रह क्या होगा, बीच ही बीच में। बीचों बीच, बीच ही बीच में। गांव गांव, तो गांव गांव का विग्रह होता है हर गांव, या हम कह सकते हैं प्रत्येक गांव। तो देखिए यहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन भी है, और विग्रह करते समय उसके बीच में हर भी आया है। तो हर और पुनरावृत्ति दोनों ही किसकी पहचान है, अव्ययीभाव समास की है। पल पल, पल पल का मतलब क्या होगा, हर पल, या प्रतिपल कह सकते हैं, यहाँ भी वही बात है। या जैसे हम कहें कानों कान, तो भी मीनिंग वही रहेगा, क्या, कान ही कान में। तो विग्रह क्या होगा, कान ही कान में। क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारा क्या है, अव्ययीभाव समास। अव्यय यानी कि वे शब्द जो कभी भी किसी भी आधार पर, लिंग वचन कारक काल के आधार पर चेंज नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, अव्यय यानी कि अविकारी, जिसमें कोई भी व्यय यानी कि विकार परिवर्तन नहीं होता। ये पहचान किसकी है, अव्ययीभाव समास की है। इन पहचान से, इन शब्दों से हमने शब्द बनाए। ये जो हमने यहाँ लिखे हैं ये क्या है, समासिक पद है, और ये क्या है, इनका समास विग्रह है। समासिक पद कहें, समस्त पद कहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है, और ये क्या है, समास विग्रह। अब एक दो तीन शब्द हम और देखेंगे। जैसे हम कहें निस्वार्थ, निस्वार्थ कहें, निसंदेह कहें, यहाँ विसर्ग लगाएं या आधा सै लगाएं, दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। निस्वार्थ है, निसंदेह है, या हम कहें प्रत्यक्ष। ये शब्द और देखिए। तो निस्वार्थ, निस्वार्थ का अर्थ क्या है, बिना स्वार्थ के। निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। निसंदेह, बिना संदेह के। निसंदेह, बिना संदेह के। अब हम कहें निसंकोच, तो बिना संकोच के। तो दोनों का, तीनों शब्द, कितने भी शब्द हों जो इस तरह से नि से शुरू होते हैं, जिसका अर्थ बिना होता है, वो भी हमेशा किसके अंदर शामिल होंगे, अव्ययीभाव समास के अंदर शामिल होंगे। और आगे शब्द है प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति प्लस अक्ष, यण संधि का ये उदाहरण रहेगा। तो जब हम इसका संधि के अकॉर्डिंग इसके विच्छेद करते हैं तो प्रति और अक्ष दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। कौन सा? प्रत्यक्ष। और इसका विग्रह क्या होता है? आंखों के सामने या आंखों के समक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होगा? आंखों के सामने। तो ये जो हमारे शब्द हैं निस्वार्थ, निसंदेह, निष्कपट और प्रत्यक्ष, ये भी किसके अंदर आ जाएंगे? अव्ययी भाव समास के अंदर ही आ जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, यानी कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। समास का जो हमारा पहला पॉइंट है अव्ययी भाव समास, वो क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहाँ पर अभी एक ही, यानी कि समास का जो पहला पद है, पहला भाग है अव्ययी भाव हमने किया है। आगे के जो पार्ट हैं, आगे के जो 5 समास और बच गए हैं वो हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।